दोस्तों नमस्कार। पिछला जो वीडियो था उसके भीतर हमने जो बातचीत की थी या उसके बारे में यानी कि जो बातचीत की थी वो मूल बिंदु था पटकथा के बारे में। पटकथा के जो विभिन्न जो भाग थे उनके बारे में यानी कि तीन बातों के बारे में जानकारी दी गई थी। वहीं पटकथा लेखन की बात आ गई थी। पटकथा जो लिखने वाले जो लोग हैं उनके संदर्भ में बात आई थी। उसके साहित्य से संदर्भित जो मनोहर श्याम जोशी उनके द्वारा लिखी गई यानी कि जो रचना उसके बारे में बात हुई थी। और इसका जो अंतिम बिंदु अब आ रहा है वो है नव माध्यमों के लिए लेखन की बात, यानी कि जिसमें इंटरनेट जो आज के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति का बन चुका है उसके बारे में बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक जो लेंगे इंटरनेट यानी कि नव माध्यम के लिए लेखन अर्थात इंटरनेट, उस पर बात करने जा रहे हैं। आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। एक दशक पहले तक आप यदि कुछ रचनात्मक लेखन करते थे तो उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। आज इंटरनेट ने यह समस्या हल कर दी है। आप यदि कविता, कहानी, लेख या फीचर लिखने का हुनर रखते हैं तो उसे लिखिए, टाइप कीजिए तथा इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग पर या सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दीजिए। पलक झपकते ही आपकी लिखी सामग्री दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इंटरनेट आज के दौर की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। अब तो तकनीकी उन्नति इतनी हो गई है कि 4G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट के संदर्भ में बात कही गई है कि जो आज इंटरनेट है वैसे इंटरनेट का मतलब होता है भीतरी जाल, तो सूचनाओं का भीतरी जाल, यानी कि जो इंटरनेट जो लेखन की अभिव्यक्ति का एक बड़ा सशक्त माध्यम रहा है, बहुत अच्छा माध्यम रहा है। एक दशक पहले अगर हम बात करें तो जो रचनात्मक लेखन करने वाले जो लोग थे और उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर उनको निर्भर रहना पड़ता था। आज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट ने इस समस्या को हल कर दिया है। अगर मान लीजिए कि कोई कवि है या कहानीकार है या लेखक है या फीचर लिखने वाला व्यक्ति है जो इसकी कला को जानता है, रखता है, तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि वो लिखे, टाइप करे और इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग या सोशल जो नेटवर्किंग जो साइट्स हैं जिसमें आपका फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया और जो अन्य जो भी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं उन पर यानी कि अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दें और एक ही क्षण में यानी कि वो जो सामग्री पूरी दुनिया के सामने पहुंच जाएगी। संसार के किसी भी कोने में बैठा हुआ जो व्यक्ति है और वो उस बात को पढ़ सकता है। इसलिए जो इंटरनेट है वो आज के दौर में सबसे ज़्यादा सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली बन गई है। और अब जो तकनीकी उन्नति तो बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि अब नेटवर्क की दिक्कत भी नहीं आ रही है। जैसे 4G जो कनेक्टिविटी है उसने स्पीड को खूब ज़्यादा बढ़ा दिया और एक ही पल में संबंधित जो सूचना है वो हमें प्राप्त हो सकती है या फिर संसार के किसी भी कोने की सूचना को एक क्षण में हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में देखिए, इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो जनसंचार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर इंटरनेट की महत्ता की बात आई है कि जो इंटरनेट है वो आसानी से सुलभ होने वाला लोकप्रिय साधन है और जनसंचार के जितने जो गुण होने चाहिए वो सारे इसमें समाविष्ट हैं। ये सूचना देने का काम
मनोरंजन करवाने का काम, ज्ञान देने का काम, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो संवाद हैं उनको प्रस्तुत करने का एक अच्छा प्लेटफार्म है, एक अच्छा माध्यम है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास के बारे में, और बहुत शानदार ये प्रश्न है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रश्न अब की बार परीक्षा में हमें पूछा जा सकता है। तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इंटरनेट इतिहास के बारे में या इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, जानकारी रखनी है। यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता और वहीं पर उसके इतिहास की जो बात आती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है, जबकि दूसरा प्रभावी जो चरण है वो 2003 से हुआ। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेब साइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है, जिसने अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए पत्रकारिता जगत में ही अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया था। दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, इसके बारे में जानकारी दी है। यानी ऑनलाइन पत्रकारिता कह दें, साइबर पत्रकारिता कह दें, वेब पत्रकारिता कह दें। बात आती है इसके इतिहास की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत का यानी कि इंटरनेट का जो इतिहास है विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बताया है। वहीं पर एक छोटी सी बात पहले मैं बता दूं कि विश्व इतिहास की बात करें तो यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता का और वो भी जो विश्व का इतिहास है वो जो उसकी शुरुआत मानी जाती है वो है सन 1982 से। ध्यान दीजिएगा, दोहरा रहा हूँ पुनः मैं कि विश्व इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई वो 1982 से मानी जाती है। 1982 से 1993 यानी कि 1992 भी कह दें उसको हम विशेष रूप से, ये इसका पहला चरण है। भारत में जो शुरुआत हुई वो दूसरे चरण से हुई, और दूसरा जो चरण उसका शुरू हुआ वो था 1993 से 2003, और इसका जो तीसरा जो चरण शुरू हुआ वो है 2003 से लेकर के अब तक का। यहाँ पर जो मूल बात बताई गई है वो बात बताई गई कि भारत की जो पहली अगर कोई साइट रही तो वो थी rediff.com। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, आज बहुत सारी जो वेबसाइटें हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात थी वो थी कौन सी? rediff.com। यहाँ पर जो वेबसाइट पर यानी कि बात करें और वो भी विशुद्ध पत्रकारिता की तो वो था यहाँ पर तहलका.com। और पत्रकारिता का अगर श्रेय दिया जाए यानी कि जो खबर जो हमें जो देखने को मिली, सुनने को मिली, वो तहलका.com से मिली। और तहलका.com ने अलग अलग यानी कि जो ऑपरेशंस किए, स्टिंग ऑपरेशन जिसको बोलें, और जो बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ थी उनकी यानी कि व्यक्तिगत जो जानकारियां थी वो लोगों के सामने, या उनकी जो कमजोरियां थी उनको लोगों के सामने रखा, और एक तरह से अपने नाम के अनुसार ही उन्होंने तहलका मचा दिया था। उसी क्रम में आगे देखिए, इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में होती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। दूसरा, पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना। आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानी पाठक मिलते हैं उन्हें विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती। इस तरह इंटरनेट पत्रकारिता
खबरों के शौक के साथ ही जीविका चलाने में भी मददगार साबित हो रही है। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं? इसके कितने रूप हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं? इन सब का जवाब यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है। यहाँ बात जो बताई गई, इंटरनेट जिसका मतलब होता है अंतर्जाल, विश्वव्यापी अंतर्जाल, और ये समाचारों के प्रकाशन का कार्य करता है, आदान प्रदान का काम करता है, और उसी का नाम इंटरनेट पत्रकारिता है। और इसके दो रूप हैं। पहला जो रूप है वो तो है कि समाचारों को प्रस्तुत करने के लिए नेट का प्रयोग करता है, और उसमें जो पत्रकार है वो समाचार को अपनी ईमेल के द्वारा दूसरी जगह भेजने का काम या फिर उसको संकलित करने का काम करता है। वहीं पर वह सही है या विश्वसनीय है या नहीं, इसको सिद्ध करने का प्रयोग भी इसके माध्यम से करता है। और जो दूसरा है वो दूसरा काम जो पत्रकार है उसके द्वारा लिखे हुए जो आलेख, उन आलेखों को अपने ब्लॉग पर या पोर्टल पर या फिर साइट पर प्रकाशित करता है। और आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। हमें यानी संसार भर की जो खबरें हैं उनके माध्यम से मिल रही हैं। और जो पोर्टल अच्छे स्ट्राइक यानी उनके जिनको पाठक अच्छे मिल रहे हैं उनके पास में यानी कि विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती। और इस प्रकार से जो इंटरनेट पत्रकारिता और उसमें जो खबरों के शौक जिनको लगा हुआ है, ये मान लीजिए कि उनके लिए रोजगार के रूप में भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी जगह है। फिर देखिएगा, हिंदी वेब जगत के प्रारंभिक काल में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की रही। डायनेमिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं थी, लेकिन अब मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट के जरिए हिंदी साइट्स दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती हैं। अब तो हर बड़े अखबार के अपने ई संस्करण भी हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, और वो भी हिंदी वेब जगत में शुरुआती दौर में, कि एक अच्छा कीबोर्ड या फ़ॉन्ट नहीं था, और जो डायनेमिक फ़ॉन्ट है उसके अभाव में हमारी जो हिंदी की ज़्यादातर जो साइटें थी वो खुलती नहीं थी और लोग उनको पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इस समस्या का अब क्या समाधान हो गया, और वो किसके माध्यम से? जो मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट है उसके माध्यम से समस्या का अब समाधान हो गया है। अब जो हिंदी साइट है वो संसार के किसी भी कोने में जाकर के हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो बड़े बड़े जो अखबार हैं उनके तो स्वयं के अब ई संस्करण हैं, इसलिए अब किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर भी यानी कि मानक कीबोर्ड को लेकर के भी यानी कि प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट है, उसके माध्यम से जो हमारी जो साइटें हैं यानी हिंदी साइट उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। उसी क्रम में देखिए कि आज आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लेख लिख सकते हैं। आप न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए कहानी लेखन, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में आप कई तरह के कार्यों में अपना करियर बना सकते हैं। कहने का मतलब आज जो इंटरनेट का जो क्षेत्र है वो हमें रोज़गार उपलब्ध करवा रहा है। अगर हमारे भीतर उससे जुड़ा हुआ हुनर है तो वहाँ के लिए हमें प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कहानी लेखन की बात आ गई, वहीं पर कॉपी एडिटिंग की बात आ गई, ट्रांसलेटर की बात आ गई, टेक्निकल जो राइटर हैं उनकी बात आ गई। कहने का मतलब हर क्षेत्र आज के युवा के लिए खुले हैं और उस तरफ उसको रुझान करना चाहिए। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा आरंभिक रूप से आपको स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है, और इसी दौरान आपको इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपको असली व नकली का फ़र्क भी पता चलने लगता है।
भाषा पर पकड़, समय पर काम करने की आदत और लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने की आदत भी डालनी पड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जो लोग ऑनलाइन काम करने के इच्छुक हैं उनके लिए किन गुणों का होना ज़रूरी है, किन विशेषताओं का उनके भीतर होना ज़रूरी है, इस बात पर चर्चा की गई है। यहाँ पर एक बात ये कही कि जो भी व्यक्ति काम करता है उससे संबंधित उसके भीतर गुणवत्ता होनी ज़रूरी है। अगर उसके भीतर गुणवत्ता नहीं है या वो इस इंटरनेट के माध्यम से अपनी गुणवत्ता को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वो इस प्लेटफार्म पर अपनी जगह नहीं बना पाएगा। और उसे यानी कि समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। वह विषय का ध्यान रखे, भाषा का ध्यान रखे और कंप्यूटर पर लगातार काम करने की आदत भी उसके भीतर होनी चाहिए। और जो भी चीज़ें वो प्रस्तुत कर रहा है वो वास्तविक होनी चाहिए, उनके भीतर सत्यता होनी चाहिए। उसी क्रम में आगे देखिए, इंटरनेट पर इन दिनों विभिन्न वेबसाइट्स हैं जिनमें हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की विभिन्न विषयों पर वेबसाइट देखने को मिलती है। ये वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी हैं जिनमें कुछ साहित्यिक हैं तो कुछ संबंधित संस्कृति के बारे में। ये वेबसाइट्स अपने आप को लगातार अपडेट करती रहती हैं और इनके लिए उन्हें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट अमल में लाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया करके ही लोग अपनी आय बढ़ाते हैं। अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी सोच से आप किसी भी कंटेंट वेबसाइट का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो बात बताई है वो बात ये बताई है कि आज विभिन्न जो भाषाएं हैं उनमें वेबसाइट हमें देखने को मिल रही हैं। विभिन्न जो विषय हैं उनसे जुड़ी हुई जो वेबसाइट हैं वो हमें मिल रही हैं और जिनमें कुछ तो साहित्यिक हैं और कुछ संस्कृति के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाती हैं। और ये वेबसाइट अपने आप को लगातार अपडेट करती रहती हैं। अगर उनको अच्छे कंटेंट जो हैं उनको ज़रूरत पड़ती है और अच्छे कंटेंट या बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट हैं वो हमेशा अमल में लाती हैं, प्रस्तुत करती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है उस पर कुछ नया करके दिखाने पर आय बढ़ती है। और अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो सोच है वो किसी भी कंटेंट वेबसाइट का रेवेन्यू यानी उसकी आय बढ़ा सकती है, तो निश्चित रूप से यानी कि उस व्यक्ति को इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए ताकि उसको भी उस आय उसकी जो आय है उसकी प्राप्ति हो सके। फिर उसी क्रम में देखें, अगर आप अपने आलेख लिखकर ब्लॉग पर प्रकाशित करना चाहते हैं तो गूगल का ब्लॉग स्पॉट तथा वर्डप्रेस बेहतरीन प्लेटफार्म है जहां आप निःशुल्क अपना ब्लॉग बनाकर असीमित स्पेस के साथ अपने आलेख सचित्र प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। हालांकि ट्विटर पर शब्दों की सीमा है, लेकिन अब वहाँ भी आप अपने जो विचार हैं संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हिंदी लेखन के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें तथा तथ्यों के प्रकाशन में विश्वसनीयता का ध्यान रखें। दोस्तों, जो लोग यानी कि लेखन कार्य में रुचि रखते हैं, जो लिखते हैं, उनके संदर्भ में ये बात यहाँ पर बताई है कि ये जो व्यक्ति हैं अपने जो आलेख हैं वो ब्लॉग पर प्रकाशित कर सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से जो जगह बताई वो है गूगल ब्लॉग स्पॉट तथा वर्डप्रेस। ये अच्छे प्लेटफार्म हैं, वहाँ पर अपनी जो जानकारी है निःशुल्क रूप से यानी प्रस्तुत कर सकते हैं और वो भी चित्रों के साथ में। इसके अलावा जैसे फेसबुक है उन पर भी हम लंबे जो आलेख हैं उनको प्रकाशित कर सकते हैं। ट्विटर भी एक माध्यम है और भी अन्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। और
हालांकि जैसे ट्विटर है वहाँ पर शब्द सीमा है, लेकिन फिर भी अगर संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत किया जाए तो वह भी प्रभावी हो जाती है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो ब्लॉगर है या जो लेखक है उसको सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके तथ्य जो हैं वो विश्वसनीय और शुद्ध होने चाहिए, परिनिष्ठित होने चाहिए, ये उसके लिए शर्त है। अब बात आती है इस पाठ के सारांश के रूप में। हमने इस पाठ की जो मूलभूत जो बातें हैं उनका अध्ययन कर लिया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जो संचार के जो माध्यम हैं, जिनमें 3 माध्यमों की बात आई और उनमें था यानी प्रिंट माध्यम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, नव माध्यम हो गया। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया था उसमें टेलीविज़न और रेडियो के बारे में बात हुई। जो नव माध्यम है उसमें इंटरनेट के बारे में बातचीत हुई। यहीं इतना ही नहीं, पीछे जो बातें हुई उनमें जैसे कि समाचार जो शैली उल्टा पिरामिड की बात हुई, हार्ड न्यूज़ सॉफ्ट न्यूज़ की बात हुई, वहीं पर जो कॉलम की बात हुई, प्रिंट के लिए जो बात आई थी, प्रिंट माध्यम की बात, इतनी जो बातें हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और अब इस पाठ के सारांश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा। समाचार कैसे लिखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं कब और कैसे लिखी जाती हैं, इन सब बातों की जानकारी हमने प्राप्त की। हालांकि समाचार का लेखन सभी माध्यमों में एक ही तरीके से होता है, लेकिन उससे प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जैसे अखबारों में समाचार जितने विस्तार से लिखे जाते हैं उतने विस्तार से टीवी या रेडियो में नहीं सुनाई पड़ते। इंटरनेट आधारित लेखन में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं को लेकर ब्लॉग लेखन तक तथा वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाने वाली वेब सामग्री के लेखन के भी भिन्न तरीके हैं। कहने का मतलब है जो हमने पाठ में जो पढ़ा है उसी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। समाचार के लेखन की बात आ गई, उसकी शुरुआत की बात आ गई और उसकी महत्ता की बात आ गई। वहीं पर जो विभिन्न जो माध्यम हैं उनके बारे में बात आ गई, टीवी रेडियो के बारे में बात आ गई, इंटरनेट के बारे में बात आ गई। उसी क्रम में जो बात है वो बात ये है कि जो फिल्म की पटकथा और उसके फिल्मांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और तो उसके फिल्मांकन से जुड़ी जो बातें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई थी। इस प्रकार से जो ये अपना टॉपिक है यानी कि समाचार लेखन का, जो कि 2 नंबर का जो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में हमारी बातचीत हुई। वहीं पर जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। उन लोगों के लिए भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और अब हम नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।